नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएससी अड्डा पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य इतिहास को जानने के साधन। ठीक है, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा मौर्य काल। ठीक है, जब भी कोई कालक्रम हम पढ़ेंगे तो उस कालक्रम में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कालक्रम को किन माध्यमों से जाना जा सकता है। ठीक है, और ये जो मौर्य काल है इसके बारे में हमें ढेर सारी चीजें मिलती हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए, जिनको समझ बूझ कर हम बहुत आसानी से मौर्यों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हूं रोहित और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका मौर्य राजवंश में मौर्य इतिहास को जानने के स्रोत। तो देखिए मौर्य जो इतिहास है वो इतिहास में वाकई में बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही वो इतिहास है या ऐतिहासिक कालक्रम है जहां से हमको निश्चित तिथि का प्रारंभ होता है। निश्चित तिथि का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है कि अभी तक जो भी हमको मिला वो ग्रंथों के आधार पर था। ठीक है, ग्रंथों के आधार पर मतलब कि लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हमारे पास देखने योग्य कोई भी चीज नहीं थी। आप कह सकते हो सर सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमने बहुत सारी चीजें देखी, आपने बहुत फोटो दिखाए थे, बिल्कुल दिखाए थे, लेकिन उसके बारे में हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि इतिहास 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है प्रागैतिहासिक, दूसरा होता है अद्यैतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक मतलब वह इतिहास जिसके बारे में न तो हमारे पास देखने के लिए है न ही कुछ पढ़ने के लिए, मतलब कि कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं, कोई साहित्य नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक क्या लगा सकते हैं हम लोग, एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आदि मानव ने पहली बार आग जलाई होगी तो कैसे जलाई होगी, कैसे घर बनाया होगा, कैसे पशुपालन, कैसे एग्रीकल्चर, ये सब किया होगा। ठीक है, ऐसे ही जो अद्य इतिहास है उसके बारे में हमारे पास या तो कुछ देखने के लिए होगा या फिर कुछ चीज हमारे पास पढ़ने के लिए होंगी, या शब्द होगा। ठीक है, या तो ये या फिर ये। लेकिन ऐतिहासिक वह साक्ष्य होता है जिसके बारे में हमारे पास लिखा हुआ हो। ठीक है, और हम उसको देख भी पाए। ठीक है, देखने के लिए भी कुछ चीजें उपलब्ध हो, तो वो सबसे पहले जो हमें मिलती हैं तो वो है हमारा मौर्यकालीन इतिहास। इसके बारे में सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, इन्हीं चीजों के आधार पर हम मौर्य युग के इतिहास को फिर से जन्म देते हैं। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अभी तक हम जो सिकंदर पढ़े, सिकंदर मतलब 325 ईसा पूर्व तक की घटना हम पढ़ चुके हैं। तो 325 ईसा पूर्व तक की घटना के समय जब ये चीजें हो रही थी तब मगध में एक राजकुमार न होकर राजकुमारों जैसा व्यवहार करने वाला एक लड़का नंद वंश की जड़ें खोदने में लगा हुआ था, और एक उसके साथ उसका पंडित भी था। ठीक है, उसका प्रधान सेनापति भी था या प्रधान था जो ये सारी चीजें करने में उसका सहयोग कर रहा था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है ये बहुत ही क्रांतिकारी समय सिद्ध होता है, क्योंकि इस समय की जो घटनाएं हैं वो अंतरराष्ट्रीयकरण को प्राप्त कर चुकी होती हैं। इस समय न सिर्फ देशी बात होगी बल्कि विदेशी बात भी होगी, क्योंकि इसके समय में सेल्यूकस निकेटर आएगा, युद्ध करेगा, चंद्रगुप्त से हार जाएगा और बदले में अपना क्षेत्र भी देगा, पुत्री भी देगा और एक दार्शनिक को दूत बनाकर भी पहुंचाएगा। तो घटनाएं क्या हो गई, अंतरराष्ट्रीयकरण को प्राप्त कर गई। बहुत बड़ा इलाका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आ जाता है, जिसमें ईरान तक उसकी सीमा पहुंच जाती है, दक्षिण में कर्नाटक तक की सीमा होती है, ये पूर्व में बंगाल की तरफ, उत्तर में कश्मीर तक का जो राज्य है वो चंद्रगुप्त के पास होता है। इतना बड़ा राज्य होता है कि अंतरराष्ट्रीयकरण तो ऑटोमेटिक होना स्वाभाविक है। अब एक सबसे बड़ी बात की किन स्त्रोतों से हमें ज्ञान होता है, तो भैया 2 स्त्रोत हैं, पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक स्त्रोतों में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो देखिए पुरातात्विक चीजों में मौर्य साम्राज्य के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण अध्ययन और प्रमाणिक सामग्री है। अभिलेख किसने लिखवाए, तो भैया दी ग्रेट अशोक के द्वारा ये अभिलेख लिखवाए गए हैं। ठीक है, अशोक ने अपने जो अभिलेख लिखवाए इन्हें बहुत अलग अलग भागों में बांट कर बताया, जैसे कि स्तंभ अभिलेख। ठीक है, स्तंभ अभिलेख क्या होगा कि एक ऐसा खंबा बना दिया जाएगा, उस पर पूरी बातों को लिख दिया जाएगा और अपने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में उसको पहुंचा दिया जाएगा, ताकि अजर अमरता को ये स्तंभ प्राप्त कर ले।
बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि स्तंभ बनाने की ये जो प्रथा है ये हमने कहाँ से सीखी, ईरान से सीखी। हम लास्ट में पढ़ चुके हैं दारा के बारे में। दारा प्रथम जो है वो एक ईरानी यानी पारसी एक शासक था जो स्तंभ लेख लिखवाया करता था और अपने लोगों को अपना संदेश उन स्तंभ लेखों के माध्यम से देता था। तो स्तंभ अभिलेख मिलते हैं, बृहद शिलालेख मिलते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर उसने इन लेखों को लिखवाया। फिर छोटे पत्थरों पर लिखे हुए कुछ अभिलेख मिलते हैं और इसी प्रकार के अन्य अभिलेख भी शामिल हैं जो अशोक के अलावा भी अन्य लोगों ने लिखवाए थे। ठीक है, अब अशोक के जो अभिलेख हैं इन अभिलेखों को हम राज्यादेश भी कहते हैं क्योंकि ये राजा के आदेश पर लिखवाए गए थे। राजा के आदेश पर लिखवाए गए थे। इनको लिखवाने का जो मोटिव था वो ये कि ये जो है अजर अमर हो जाए, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा राजा ने जो कहा वो आदेश रहेगा। ठीक है, आगे कोई नेताजी की बात मत करिएगा। तो ये राज्यादेश इस उद्देश्य से लिखवाए गए। ठीक है, और इनकी जो संख्या है वो लगभग 457 अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं और कुल अभिलेखों की संख्या इनमें 150 है। मतलब देश के पूरे भागों में 457 स्थानों पर है लेकिन जो अभिलेख हैं वो तो केवल 150 ही हैं। और लगभग ये जितने भी अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं जो उस समय चला करती थी। प्राकृत जो है ये संस्कृत से ही उत्पन्न है और ब्राह्मी लिपि को माना जाता है कि ये उस प्राकृत को लिखने का एक माध्यम था। ठीक है लेकिन पूरे राज्य में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। जो पश्चिमी इलाका था भारत का वहां पर आप लोगों को याद होगा कि पारसिक लोगों का शासन था, मतलब कि ईरानियों का शासन था। ठीक है, ईरान में अराइमेकी जो है वो चला करती थी। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर लोग जो हैं वो पारसिक लोगों के संपर्क में रहने के कारण ब्राह्मी लिपि को समझते नहीं थे। तो उनके लिए भी एक अलग भाषा और लिपि का प्रयोग होना था निश्चित रूप से। तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जिसमें कि तक्षशिला, शाहबाजगढ़ी और ऐसे ही अन्य क्षेत्र, वहां पर खरोष्ठी और अराइमेकी लिपि का प्रयोग किया गया है। याद रखना, खरोष्ठी और अराइमेक जो लिपि है इसका प्रयोग किया गया है क्योंकि अफगानिस्तान और पूर्वी हिंदुस्तान या मैं कहूँ कि आज का पाकिस्तान जो है सिंधु नदी और झेलम नदी वाले क्षेत्र तक भी वहां पर अराइमेकी और यूनानी दोनों ही भाषाओं का चलन होता था क्योंकि सिकंदर और उसके पहले लगभग 200 वर्षों तक दारा और उसके वंशजों ने यहाँ पर राज किया था। ठीक है, ये अभिलेख जो है मुख्यतः राजमार्गों के किनारे ही स्थापित हैं और इसके शिलालेख जो हैं वो उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से लेकर 21वें वर्ष तक की घटनाओं का ही वर्णन करते हैं, उसके पहले की घटनाओं का वर्णन नहीं करते हैं। उसके पहले माना जाता है कि जो अशोक है वो चंड अशोक होता है और वो मार काट में ज्यादा विश्वास किया करता था न कि प्रजा हित में। ठीक है, तो वो अपनी प्रजा को अपने द्वारा करवाए गए कार्यों और उनको नैतिकता से सराबुर करने के उद्देश्य से इन राज्य आदेशों को लिखने का आदेश देता है। तो ये 8वें वर्ष में जब कलिंग युद्ध होता है ना, तो कलिंग युद्ध के बाद ये चीज होती है। कलिंग युद्ध के बाद ये चीज होती है। उसके बाद क्यों होती है? क्योंकि उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो चुका होता है। ठीक है, अभिलेखों का जब हम अनुक्रम देखते हैं, क्रम देखते हैं, तो उसमें 14 तो दीर्घ शिलालेख है, मतलब बड़े शिलालेख है जिनमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। उसके बाद लघु शिलालेख आते हैं, फिर आते हैं स्तंभ अभिलेख जो कि एक इस तरह से पत्थर का ही एक पूरा शिलालेख बना दिया गया हो इस तरह का। ठीक है, और यर्रागुडी एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें दोनों बृहत और लघु शिलालेख मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होती है ना वहां पर ये काम आएगा। ठीक है, क्योंकि हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछ सकते हैं कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां से बृहत और लघु दोनों शिलालेख हमको मिले हैं, तो यर्रागुडी है, यहाँ से हमको मिले। बृहत शिलालेखों की संख्या केवल 14 है जो पूरे राज्य में 8 अलग अलग स्थानों पर ही हमको मिलते हैं। ये बात भी हमको ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इन्हें पहली बार जिसने पढ़ा उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और इसने जब अशोक को ये पढ़ नहीं पाया तो ये इसको समझा कि ये कोई साउथ का मतलब कि श्रीलंका का शासक तिस्स है, ये बात वो पढ़ता है क्योंकि देवानंपीय की उपाधि वो भी रखता था और अशोक भी लगाता था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे क्योंकि अभी हमारे लगभग 5 से 7 वीडियो जो हैं वो पूरे मौर्यों के ऊपर ही होंगे। बहुत सारी चीजें हम उसमें और जानेंगे।
इस तरह के शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये अशोक का ही एक शिला है और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि अशोक ने एक सिंह को बिठाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पूरा एक ही पत्थर का है, इसमें कोई जॉइंट वगैरह नहीं है। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको वही 4 शेर जो हमारा अशोक स्तंभ है ये वो वाला अशोक स्तंभ है और ये भी एक ही प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख हैं, ये कौन कौन से हैं, इसमें मुख्य के नाम हम देख लेते हैं। तो एक है कालसी, एक है शाहबाजगढ़ी में, एक है मानसेहरा में, एक है सोपरा, धौली, जौगढ़ और गिरनार। ये वो प्रमुख जगह हैं जहाँ पर हमको ये बृहद शिलालेख मिलते हैं। इसके बाद जो लघु शिलालेख हैं उनमें रूपनाथ, बैराट जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद है सहसाराम, इसके बाद मास्की, गुर्जरा, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर है ना, जटिंग रामेश्वर, गवीमठ जो आंध्र प्रदेश से कर्नाटक के एरागुडी नामक इलाके में है। इसके बाद है राजुल मंडगिरी और अहरोरा दिल्ली। और इसमें कुछ नए शिलालेख और खोजे गए हैं जिसमें सारोमारू मध्य प्रदेश में है, पनगुडरिया मध्य प्रदेश में है, निट्टर और उडे गोलम जो कि बेलारी कर्नाटक और सन्नाती जो है गुलबर्गा कर्नाटक में। ये कुछ महत्वपूर्ण लघु शिलालेख है। हालांकि इन लेखों पर क्या लिखा है इसके बारे में हम अलग से जानेंगे। आज केवल ये जान रहे हैं कि किन किन चीजों से हमें पूरे मौर्य शासन के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आता है स्तंभ लेख में। कुछ स्तंभ लेख हम लोग देख लेते हैं, कुछ स्तंभ लेख हम लोग देखते हैं, जैसे कि लोरिया, अरेराज, फिर लोरिया नंदनगढ़ का है जहाँ से हमको एक हाथी मिला, नटुआ बैल और हाथी वगैरह। टोपरा ये दिल्ली में है, मेरठ दिल्ली में, इलाहाबाद में है, फिर रामपुरवा, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख। और अभिलेख जो है इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से मैं एक चीज और बता दूं, एक इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाता है ये वाला, कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है इस पर किस मध्यकालीन शासक ने भी अपने लेख लिखवाए हैं। तो उसने जहांगीर ने भी अपने लेख को लिखवाया है। इसमें तीनों के लेख आपको मिल जाएंगे इलाहाबाद में, एक में आपको अशोक मिल जाएगा और दूसरे में आपको समुद्रगुप्त मिल जाएगा और तीसरे में आपको जहांगीर मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों अभिलेख एक ही शिला पर लिखे गए हैं, इसको स्तंभ लेख कहा गया। इसके बाद अन्य अभिलेख मिलते हैं जैसे कि बराबर की गुफा। ठीक है, बराबर की गुफा जो है ये बिहार में है और ये बताती है कि अशोक ने आजीविकों के लिए वहां पर गंगा नदी के किनारे कुछ गुफाएं बनवाई थी। फिर इसके बाद अरेराज है, इलाहाबाद में है, सासाराम में है और रुमिनदेई, फिर है निगाली सागर, सांची, वैराट। ठीक है, ये हमारे एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ये। इन स्थानों पर भी अशोक के शिलालेख हमको मिलते हैं। इनके बारे में बिल्कुल डिटेल हम जब जानेंगे जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अशोक और उसके शिलालेख, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में इन बातों को समझाऊंगा। अशोक के जो प्रमुख लेख है ना, उनसे संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं, ये आपको याद हो जाने चाहिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये आपको याद हो जाना चाहिए एज इट इज, इसमें कोई परिवर्तन न करिएगा प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें हमको नंबर हासिल करने में बहुत सहायता हो जाएगी। तो 1750 ईस्वी में टिल पैंथर नामक विद्वान ने पहली बार अशोक की लिपि का पता लगवाया था। इसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इसने जो है वो पियदस्सी जो अभिलेख में लिखा हुआ था उसकी पहचान श्रीलंका के एक शासक जिसका नाम था तिस्स, उससे ये कर देता है कि हो न हो यहाँ पर श्रीलंका का राज रहा होगा, ये बात कहता है। लेकिन पहली बार 1915 ईस्वी में मास्की अभिलेख को पढ़ा गया जिसमें अशोक की पहचान पियदस्सी के रूप में हुई थी। मतलब कि ये गलतफहमी हुई। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और पहली बार कहां पर और किस अभिलेख में अशोक की पहचान पियदस्सी के रूप में हुई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एज अ ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इसी वर्ष महावंश की जो टीका है जो कि 5वीं सदी में लिखी गई थी, इसका अध्ययन किया गया और इसका अध्ययन किया तब पता चला कि पियदस्सी जो है उसका मतलब है सम्राट अशोक। महावंश जो है ये बौद्ध धर्म की टीका है
ये बौद्ध ग्रंथ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अशोक की चर्चा की गई है। ठीक है, महावंश याद रखिएगा। फिर इसके बाद कुछ और भी अभिलेख मिले हैं जिन्हें अपने मूल स्थान से हटाकर अन्य स्थानों पर ले जाया गया, जैसे कि फिरोज शाह के शासन के समय मेरठ और टोपरा में जो शिलालेख थे उन्हें दिल्ली लाया गया था। इसी तरह इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो पहले कौशाम्बी में था और अकबर के समय इसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया था। फिर उसी तरह बैराट का जो अभिलेख है उसे कनिंगम महोदय जो है वो कोलकाता लेकर आए थे, बैराट से कहा लाए थे, कोलकाता लाए थे। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद हैंसवांग जो है वो कहता है कि राजगृह और श्रावस्ती में अशोक के अभिलेख थे, लेकिन अभी तक ये हमें प्राप्त नहीं हो पाए। हो सकता है कि समय के साथ ये कुछ खराब हो गए हों, मिट गए हों। ठीक है, तो वो हमको अभी तक हासिल नहीं हो पाए। इस तरह ये भी कहा गया कि सोहगोरा और महास्थान अभिलेख जो हैं ये कहते हैं कि मौर्य काल में अकाल पड़ा था। हालांकि इसके बारे में हमें जैन ग्रंथ भी कहते हैं, है ना। जैन ग्रंथ है आपका एक वो है भगवती सूत्र, और ठीक है, एक तो भगवती सूत्र है और एक परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन है। वो ग्रंथ भी कहता है कि जो जैन धर्म है उसको चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में अपना लेता है। ठीक है, लगभग 296 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजपाट को त्याग कर जैन धर्म को अपनाकर भद्रबाहु के साथ और दक्षिण में चला जाता है, श्रवण बेलगोला में जाकर, और अपना जो शरीर है उसे वो त्याग देता है। ठीक है, ये सारी बात, ये घटना उसमें कही गई है। और इसके पीछे कहा गया है कि लगभग 12 वर्षों का एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था उसके राज्य में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीजें संभव नहीं हो पाई थी, बहुत नुकसान हुआ था। तो वर्षा कराने के उद्देश्य से ये बारिश के लिए चंद्रगुप्त जो है वो सब कुछ तोड़ ताड़ कर नाते रिश्ते भी तोड़ ताड़ कर वो दक्षिण में चला जाता है, और दक्षिण में जाकर संथारा एक पद्धति होती है, उस संथारा पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है। फिर जैन ग्रंथ कहते हैं कि इतना भयंकर बारिश आता है, कि इतना भयंकर विप्लव होता है कि पूरा राज्य जो है वो पानी से डूब जाता है। तो ये बात जो है ये इन अभिलेखों से मिलता है। कौन सा है, एक तो है सोहगोरा, याद रखना ये अभिलेख इंपॉर्टेंट है, सोहगोरा और महास्थान। ये जब ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी एग्जाम होती है ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि किस अभिलेख में मौर्य काल में अकाल के पड़ने के बारे में लिखा गया है, तो ये इन 2 अभिलेखों में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख मिलता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। यहाँ से भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल जाता है। मतलब मौर्यों में अशोक ने ही शिलालेख लिखे हैं, याद रखना। ठीक है, और अशोक के अलावा भी अन्य लोग हुए जिन्होंने इन अभिलेखों को लिखने का काम किया था। ठीक है, तो वो उसमें दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख है, और रुद्रदामन जो था सातवाहनों में उसने जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। इसके बाद ये तो हो गया पुरातात्विक अभिलेख। ऐसा भी कहते हैं कि पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था अशोक का, जिसे जो है आपके फाहियान ने देखा था जब वो गुप्त वंश के समय आया था, और वेंगसांग भी उसकी चर्चा करता है। तो फाहियान कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जब वो यहाँ पर घूम रहा था, तो उस समय वो कहता भी है कि उस महल को देखकर, अशोक के महलों को देखकर, कि इन महलों को दैत्यों द्वारा बनवाया गया होगा। पुराने समय में जो बनाए जाते थे महल वगैरह, वो पत्थरों को, शिलाओं को तराश कर बनाए जाते थे, स्पेशल ईंट का प्रयोग तो होता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जब पत्थरों के इतने बड़े भवनों को उसने देखा होगा, तो जाहिर सी बात उसके मन में ये बात रही होगी कि जरूर इनको दैत्यों ने बनाया होगा, क्योंकि मानव की बस की बात ये नहीं है। ठीक है, तो उस समय दुनिया में पत्थरों से इतने बड़े विशाल घर नहीं बनाए जाते थे। हाँ, प्रार्थना भवन जरूर बनाए जाते थे, लेकिन इतने बड़ी मात्रा में भवनों का निर्माण पत्थरों को तराश कर, उनमें गुफा बनाकर, उन्हें पूरा महल का रूप देकर नहीं होता था। ये बाद में संभव हुआ। ठीक है, हालांकि वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है देखने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ये दोनों ही कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुराण भी है जो हमें थोड़ी सहायता देती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जो वंशज हैं वो क्या थे। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य जो है ये ज्यादा प्रमाणिक हमें लगता है, क्योंकि
बौद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म को अशोक के द्वारा अपनाया गया और उसे आगे बढ़ाने का काम भी किया गया। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य बहुत कुछ कहता है इनके बारे में। तो इसने समकालीन यानी उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था रही उस पर प्रकाश डालते हैं। दिग् निकाय से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिग् निकाय से राजस्व के सिद्धांत के बारे में हमें पता चलता है तथा चक्रवर्ती शासक की संकल्पना जो हमें मिलती है वो इसी में मिलती है कि हाँ ये एक चक्रवर्ती शासक हुए। इसके बाद दीपवंश और महावंश जो है से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं अशोक की भूमिका पर भी हमको प्रकाश पड़ता है, दीपवंश और महावंश से। ठीक है, ये दीपवंश और महावंश दोनों टीका ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म पर, जो सिंहल प्रदेश, इसको उस समय सिंहल प्रदेश कहा जाता था और अशोक के समय में यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया था। इसके बाद 10वीं सदी में महावंश पर एक वंशज पाकासिनी नामक एक टीका लिखा गया, इससे भी हमें मौर्य इतिहास पर पता चलता है। इसके बाद दिव्यावधान नामक एक ग्रंथ है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि चीनी एवं तिब्बत के बौद्ध विद्वानों के द्वारा संकलित है। यहाँ से भी हमें मौर्यों के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद अशोकावधान, आर्य मंजूषी श्री मूलकल्प, मिलिंद पन्हो, लामा तारानाथ द्वारा लिखित जो तिब्बत का इतिहास है उसमें भी हमको मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश पड़ता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस ग्रंथ से मौर्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, कभी कभी ये हो जाता है, तो कभी कभी ये भी होता है कि मौर्यों की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। कभी कभी मेंस में क्वेश्चन कैसा बन जाता है, ये क्वेश्चन आज के लिए भी है, आपको लिखना भी है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि मौर्य वंश को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत किस प्रकार से उपयोगी है, अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मौर्य वंश को समझने के लिए साहित्यिक स्रोत किस प्रकार से उपयोगी हैं, अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, ये आपको लिखना है 125 वर्ड्स में। ठीक है, तो ये बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य था। इसके अलावा जैन साहित्य है। जैन साहित्य में जैसे कि भद्रबाहु का कल्प सूत्र, फिर हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इससे हमको खास तौर पर चंद्रगुप्त की जानकारी बहुत मिलती है। ठीक है, ये भी पूरे मौर्य इतिहास के बारे में है। इसके बाद इसके बाद जो है ये दोनों ही ग्रंथ मैंने आपको कहा कि ये चंद्रगुप्त के जीवन की घटनाओं को बताता है। वही 12 वर्षों तक जो है वर्षा नहीं होती, फिर आखिरी में संथारा अपना लिया जाता है और श्रवण बेल गोला नामक एक जगह है दक्षिण में कर्नाटका में, वहां पर एक चंद्रगिरी नामक एक पर्वत है, वहां पर चंद्र बाबा या जैन बाबा के रूप में एक गुफा भी है वहां पर। ठीक है, उस गुफा में चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये दोनों इन ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त के जैन होने और मगध में 12 वर्षीय अकाल का उल्लेख मिला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उल्लेख केवल जैन ग्रंथ में ही मिला है, ये भी मैं बता दूं। बौद्ध ग्रंथ इस पर चुप है, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य भी मिलते हैं, जैसे कि पुराण है, तो पुराण कहते हैं कि भाई मौर्य वंश जो है वो इस प्रकार से होगा, मतलब मौर्यों की वंशावली कहाँ से मिलती है हमको, पुराणों से मिलती है। इसी प्रकार से विशाख दत्त का एक बुक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, एक नाटक ग्रंथ है, तो मुद्रा राक्षस में चाणक्य के षड्यंत्र पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में बताया गया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद के खिलाफ एक साजिश में भाग लेता है और किस प्रकार से दोनों गुरु चेले मिलकर पूरे धनानंद के राज्य को खा जाते हैं, ये हमको मिलता है। इसके बाद ढूंढीराज ने इसी बुक पर 9वीं शताब्दी में टीका ग्रंथ भी लिखा था, इससे भी हमको और क्लियर हो जाता है कि हाँ ये क्या हुआ था। इसके बाद सोमदेव का एक बुक है कथा सरित सागर और शैमेंद्र की बृहत कथा मंजरी से भी हमको मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। रुकिए, एक चीज और आपको मैं बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। बहुत सी बार एग्जाम में बुक्स पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, बुक्स पर क्या आता है, जैसे कि मान लो बृहत कथा मंजरी के लेखक
कौन है। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि सर आप तो प्री की तैयारी नहीं करा रहे, तो आप खुद देखिए ना कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम जितनी भी होती है सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही जगह ये काम हमारा हो जाएगा। आप ऐसा कैसा, जैसा मैंने यहाँ पर दिया हो ना, आप ऐसा कैसा याद करके इसको आप लिख के आ जाओगे तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर कटने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको टू द पॉइंट बताया है कि किस बुक से हमको क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से पतंजलि जो है इन्होंने महाभाष्य लिखा है जिसमें चंद्रगुप्त की सभा का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिससे हमको जानकारी मिल जाती है। इसी के साथ तमिल ग्रंथ है जिसमें मामूलनार और परनार ये दो लेखक है, इनकी रचनाओं से भी हमको मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा कि तमिल साहित्यों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्य उत्तर के शासक थे लेकिन बात दक्षिण की यहाँ पर हो रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आज आप देख रहे होंगे कि सर आज बहुत सारी ऑब्जेक्टिव वाली बात कर रहे हैं, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जितना भी डेटा है ना, ये 99% ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस वाला ही है। आपको पूरा यही मिलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और मेंस पर तो इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन 2 या 3 तरह के ही बनेंगे। कैसे बनेंगे कि मौर्य के बारे में जानकारी पुरातात्विक अभिलेखों से भी होती है, अपने शब्दों में समझाओ तो वो एक क्वेश्चन। दूसरा साहित्यिक ग्रंथ किस प्रकार से हमें सहयोग करते हैं, तो ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। या तीसरा कह सकते हैं कि भाई मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। बस यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हमको मेंस के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन प्री के तो बहुत क्वेश्चन बन गए ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हेमचंद्र के द्वारा कौन से जैन ग्रंथ को लिखा गया, या परिशिष्ट पर्वन को किसके द्वारा लिखा गया है, कल्पसूत्र से किस मौर्य शासक के बारे में हमको पता चलता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। अगला आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है? जो धर्म के ऊपर नहीं है, जैसे बौद्ध, जैन या ब्राह्मण ग्रंथ या तमिल साहित्य, ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है। लेकिन धर्म के अलावा भी लोग आए, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगस्थनीज की बुक हो गई इंडिका, या बहुत सारे लेखक विदेशी देशी उन्होंने लिखा, ठीक है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र हमको क्या पता चलता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा। तो इसकी जो पहली बार हस्तलिपि है, हस्तलिपि मतलब हाथों से लिखी हुई, ये मिली आर शर्मा शास्त्री को, ठीक है। और कब मिली? तो 1904 में ये मिली थी, ठीक है। याद रख लेना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हस्तलिपि में थी ये। इसके 15 अधिकरण है, मतलब 15 पार्ट हैं, और 180 जो है वो प्रकरण है, ठीक है। इसमें लगभग 16,000 के आसपास श्लोक लिखे गए हैं। ये गद्य और पद्य दोनों ही शैली में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। संस्कृत इसकी मूल भाषा है। और इसके बारे में जो है शासन तंत्र की बुक कही गई है इसको, ठीक है। इसके बारे में केवल यही मिलता है कि शासन तंत्र कि शासन कैसा होना चाहिए, राजा के सप्तांग कैसे होने चाहिए, राजा को कैसे काम करना चाहिए, यही जानकारी हमको मिलती है। इसमें किसी चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र या किसी अन्य मौर्य शासक की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। ये बात हमको मिलती है। लेकिन फिर भी ये मौर्य वंश का जो शासन है उसे समझने में हमें बहुत मदद करती है, क्योंकि बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन पर ही आधारित है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो इस पर आधारित है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। अब हम बात करते हैं विदेशी साहित्य की। तो विदेशी साहित्य में हमें यूनानी और रोमन विद्वानों की रचनाएं मिलती हैं, जो मुख्य स्रोत हैं किसका इस इतिहास को जानने का, जिनमें मेगस्थनीज की इंडिका नंबर 1 है। यह जो है सेल्यूकस निकेटर का एक दूत है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। लगभग 5 वर्षों तक वो यहाँ रहता है, एक किताब लिखता है इंडिका, ठीक है। इंडिका वाली किताब में वो यहाँ के समाज, शासन तंत्र और बहुत सारे लोगों की बात को वो करता है। वो कहता है कि जो मौर्य की राजधानी है पाटलिपुत्र, वो बहुत विशाल नगर है, वो गंगा नदी के किनारे है, दो तरफ से नदियां घिरी हुई हैं, एक तरफ खाई है, और बहुत ही अमीर धनवान लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लगभग 16 मील के इलाके में फैली हुई है। ये सारी बातें वो कहता है।
तो लगभग 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक वो रहता, लगभग 5 साल वो यहाँ रहा था। इसके बाद स्ट्रेबो और डियोडोरस जो है ये भी कहते हैं, स्ट्रेबो डियोडोरस जो कि पहली ईस्वी में आया था, और इसके बाद एरियन जो दूसरी सदी में आया था, प्लिनी जो प्रथम सदी में आया था। इन्हें भी मेगास्थनीज की जो इंडिका है इस पर बात कही है कि हाँ हमको यहाँ से जो भारतीय क्षेत्र है उसके बारे में कुछ ज्ञान हो जाता है। तो स्ट्रेबो, डियोडोरस, इसके बाद एरियन और प्लिनी ये चारों भी यूरोपीय लेखक ही माने गए, ठीक है। और ये इन्होंने भी किसके बारे में चर्चा की है, तो इंडिका के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा कुछ और लोगों को देखते हैं, जैसे कि एरियन, ठीक है। एरियन ने एनोबिसिस नामक ग्रंथ से सिकंदर के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला है। इस ग्रंथ से हमको ये भी पता चलता है कि सिकंदर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था। कहाँ मिला था, बहुत बड़ा प्रश्न है, कहाँ मिला था, तो मिला था तक्षशिला में। तक्षशिला में उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अध्ययन कर रहा था, ठीक है। और उसी समय आक्रमण होता है सिकंदर का किसके ऊपर, तक्षशिला के ऊपर। तो तक्षशिला में दोनों की मुलाकात होती है। सिकंदर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों का जवाब जो है वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा मिलता है। सिकंदर उससे क्रुद्ध हो जाता है और कहता है अपने सैनिकों की जाओ और इस व्यक्ति को मार दो। चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो ये वाली चर्चा भी यहाँ पर हमको मिलती है। इसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। एरियन नामक जो लेखक है उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। इंडिका मतलब ये वो मेगास्थनीज वाली नहीं है, इंडिका पर टीका ग्रंथ लिखा है, आप इसको ऐसे समझ लो, है ना, टीका ग्रंथ लिखा है। और वो अपनी इंडिका में मेगास्थनीज और येरास्थ्रिज्म के जो विवरण है उनका भी उल्लेख करता है। इसलिए मैंने इसको क्या कहा, टीका ग्रंथ कहा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। टीका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक मूल ग्रंथ है, उस मूल ग्रंथ को आप पढ़ लेते हैं, तो पढ़कर उसे आप जब अपने शब्दों में लिखते हैं ना, उसको फिर टीका ग्रंथ आप कह सकते हैं। कोई टीका टिप्पणी कर देना या अपनी शब्दों में कोई बात को कह देना, ये उसमें होता है, ठीक है। इसके बाद है डियोडोरस, जस्टिन और प्लूटार्क के विवरणों में न केवल सिकंदर के भारतीय अभियानों पर प्रकाश पड़ता है बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी हमको प्रकाश मिलता है। क्योंकि होता क्या है कि जैसा मैंने कहा अभी आपको कि सिकंदर और चंद्रगुप्त जो है ये समकालीन थे, ठीक है। बस होता क्या है कि तक्षशिला पर सिकंदर आता है, आक्रमण करता है और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से निकलकर पाटलिपुत्र के लिए चला जाता है, इतना। और तक्षशिला में दोनों मिलते भी हैं और एक दूसरे के ऊपर क्रुद्ध भी होते हैं, जिसमें सिकंदर कहता है कि जाओ इसको मार दो, ऐसी चीज। स्ट्रेबो जो है ये भारत के भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन करता है अपनी बुक में। इसके बाद स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी, ठीक है, कि यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर संबोधित करते हैं, तो ये कहते हैं सेंड्रोकोट्स। क्या बोलते हैं, सेंड्रोकोट्स कहते हैं। और एपियानस और प्लूटार्क जो है वो उसे क्या कहते हैं, एंड्रोकोट्स कहते हैं, ठीक है। सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ये दोनों नाम किसके बारे में मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलते हैं, ठीक है। और पहली बार इन दोनों ही नामों को जोड़कर चंद्रगुप्त के साथ मिलान किया सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स ने ही पहली बार जाना था कि चंद्रगुप्त जो शब्द है इसका मतलब, इसके लिए यूरोपीय लेखकों ने क्या शब्द यूज किए, तो किए हैं सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स। प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता के उद्देश्य से जो चंद्रगुप्त है वो पंजाब में सिकंदर से मिला था, लेकिन ये बात थोड़ी सही नहीं लगती है इतिहासकारों को। इसके बाद फाइयान और हुएनसांग भी आए, उन्होंने भी अपने विवरण में मौर्य इतिहास के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पर हमने जाना कि किन किन स्रोतों से मौर्य इतिहास, मौर्य राजवंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है, लेकिन इनमें भी बहुत सारे लेखक जो हैं वो अलग अलग शासकों के बारे में अलग अलग कहते हैं। तो आगे जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं उसमें जब हम मौर्य युग में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो थोड़ा हम वहां भी देखेंगे कि चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमको कहां से और कैसे मिलती है, ठीक है। तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यहां से हमें पूरा जो मौर्य इतिहास है वो क्लियर हो जाता है। देखिए समझना बहुत जरूरी है कि मौर्य कैसे, कहां से, कैसे शुरू हुए, तो वो बिना ऐतिहासिक साक्ष्यों के संभव नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।